हेलो फ्रेंड्स, और यहाँ हम देखेंगे उषा स्टडी पॉइंट में बीए सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस का 5वां यूनिट, जिसका शीर्षक है भारत में धर्म और राजनीति तथा धर्मनिरपेक्षता पर बहस। और ये सिलेबस जो है दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय तथा सिद्धार्थ विश्वविद्यालय के सिलेबस के अकॉर्डिंग है तथा उससे संबंधित सभी कॉलेजों के लिए उपयोगी है। साथ ही टीजीटी पीजीटी पॉलिटिकल साइंस की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है, तो इसको ज़रूर देखें। तो क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें यदि नहीं किए हैं तो, ताकि 8वां यूनिट का वीडियो आपको मिल जाए। आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान द्वारा भारत को एक कैसा राज्य घोषित किया गया है। यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स है, ऐसा राज्य घोषित किया गया है। तो भारत को जो है भारतीय संविधान द्वारा भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित किया गया है। सही आंसर हो जाएगा बी। दूसरा क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया। और देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है, जो भी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है उसको मैंने लिख दिया है, बता भी रही हूँ, उसको जरूर याद कर लीजिएगा। तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया। मूल संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द नहीं था और ये 1976 में किया गया ये संशोधन। और इस संशोधन को मिनी संशोधन भी कहते हैं या लघु संविधान भी कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, जिस राज्य का शासन किसी एक विशेष धर्म पर आधारित हो वो कहलाता है। तो वो धर्म सापेक्ष कहलाता है। यदि किसी राज्य का शासन किसी विशेष धर्म पर आधारित हो तो धर्म सापेक्ष उसको कहा जाएगा। लेकिन हमारा देश कैसा है, धर्मनिरपेक्ष है, क्योंकि किसी विशेष धर्म पे हम आधारित नहीं है, बल्कि हमारा कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं है और हम किसी भी धर्म के साथ भेदभाव नहीं करते। हमारे लिए सभी धर्मों का जो है समान महत्व है, सबका समान संरक्षण करते हैं। चौथा क्वेश्चन है, भारतीय धर्मनिरपेक्षता की विशेषता है, क्या है। तो राज्य का कोई राजकीय धर्म नहीं है, सही है। सरकार धार्मिक मामलों में अहस्तक्षेप की नीति अपनाती है, सही है। आवश्यकता पड़ने पर सरकार धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकती है। यहाँ स्टेटमेंट पूरा नहीं है लेकिन ये ऐसा है, और इसमें से उपरोक्त सभी सही हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें ये चारों स्टेटमेंट, इससे आपको धर्मनिरपेक्षता का कॉन्सेप्ट जो भारतीय मामले में है क्लियर रहेगा। पांचवा क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा धर्म बहुसंख्यक की श्रेणी में आता है। तो देखिए हिंदू यहाँ पे सर्वाधिक हैं, तो हिंदू इसीलिए बहुसंख्यक में आते हैं, जबकि मुस्लिम, सिख, ईसाई ये सभी अल्पसंख्यक श्रेणी में आते हैं। छठा क्वेश्चन कह रहा है कि हिटलर ने जर्मनी में किस धर्म के लोगों पर अत्याचार किया था। तो यहूदी धर्म के लोगों पे हिटलर ने जो है जर्मनी में बहुत ज़्यादा अत्याचार किया था। सातवां क्वेश्चन है, धर्म को राज्य से अलग रखने की अवधारणा को क्या कहा जाता है। तो धर्म को यदि राज्य से अलग रखा जाता है तो इसी अवस्था को कहते हैं धर्मनिरपेक्षता, यानी धर्म से निरपेक्ष होना, अलग होना। आठवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा धर्म भारत में अल्पसंख्यक धर्म की श्रेणी में आता है। तो मुस्लिम, सिख, ईसाई ये सभी अल्पसंख्यकों में आते हैं, तो इसलिए उपरोक्त सभी सही है। और ये इन जनरल भी आपको पता होना चाहिए, मैंने भले ही इंपॉर्टेंट नहीं लिखा है लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। नौवां क्वेश्चन है, पगड़ी पहनना किस धर्म की प्रथाओं के मुताबिक महत्वपूर्ण है। तो सिख धर्म में जो है पगड़ी पहनना इंपॉर्टेंट माना जाता है। 10वां क्वेश्चन है, किस प्रकार के स्कूलों में धार्मिक त्यौहार नहीं मनाए जा सकते। तो सरकारी स्कूलों में धार्मिक त्यौहार नहीं मनाए जा सकते। जैसे निजी आप यहाँ नहीं हुआ, क्योंकि कई बार जो मदरसे वगैरह होते हैं वो अपने जो है जो फेस्टिवल है उसको सेलिब्रेट कर सकते हैं। 10वां तो हमने देख लिया। 11वां क्वेश्चन है कि क्या भारत सरकार धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकती है। तो हाँ, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने के लिए वो जो है आवश्यकता पड़ने पर धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकती है, और ये अधिकार उसका सभी धर्मों के लिए एक समान है, न कि भेदभावकारी नहीं है। 12वां क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकारी स्कूलों में बच्चों सुबह सबसे पहले किसकी शपथ लेते हैं। अमेरिका में सरकारी स्कूलों में बच्चे सुबह सबसे पहले किसकी शपथ लेते हैं, वफादारी की शपथ लेते हैं। निम्नलिखित में से किस देश में गैर मुसलमानों को मंदिर या गिरजाघर बनाने की छूट नहीं है। तो सऊदी अरब में ऐसा है कि गैर मुस्लिमों को वहाँ पे मंदिर और गिरजाघर बनाने की छूट नहीं है। वहाँ सऊदी अरब का जो लॉ है, जो कानून है, वो अपने धर्म को लेकर बहुत ही ज़्यादा टफ है, कठोर है। 14वां क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता की समाप्ति संबंधी प्रावधान दिया गया है। अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत करना, भेदभाव करना, छुआछूत ज़्यादा उचित है। तो आर्टिकल जो 17 है इसमें छुआछूत को क्या किया गया, निषेध किया गया है, उसको जो है उसको प्रिवेंट किया गया है, उसको जो है उसको मना किया गया है, छुआछूत आप नहीं कर सकते। 15वां क्वेश्चन है, धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है। तो किसी एक धर्म का पक्ष लिए बिना सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान करना। देखिए धर्मनिरपेक्षता तो एक ही है लेकिन उसके अलग अलग शब्द हैं, वो ध्यान रखेंगे कि एक तो आप कोड वर्ड याद रखेंगे कि
किसी भी धर्म के साथ भेदभाव नहीं होगा, सभी धर्मों के साथ जो है समान भाव से व्यवहार किया जाएगा, सभी धर्मों का सम्मान होगा। राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होगा, कोई भी विशेष धर्म, किसी विशेष धर्म को राज्य का संरक्षण प्राप्त नहीं होगा। तो दो बातें ध्यान रखेंगे, राज्य धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, पहली बात। दूसरी बात, राज्य सभी धर्मों को समान महत्व देगा। और तीसरी ये भी याद कर लीजिए कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, क्योंकि वो सबको समान रूप से महत्व देगा। जैसे एक माँ के लिए सभी बेटे एक समान होते हैं, ठीक है। और 16वां क्वेश्चन है, धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं? तो एक धार्मिक समुदाय दूसरे पर हावी नहीं होता, ठीक है। ये धर्मनिरपेक्षता, ये जब चारों विकल्प आप पढ़ेंगे, सरकार देश में एक विशेष धर्म को लागू करती है, ये तो बिल्कुल भी धर्मनिरपेक्षता नहीं है, धर्म सापेक्ष हो जाएगा। कुछ सदस्य उसी सदस्यों पर हावी होते हैं, ये भी सही नहीं है। राज्य व्यक्तियों की धार्मिक स्वतंत्रता छीन लेते हैं, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ऐसे में जो सबसे सूटेबल है वो बी है, तो बी इसमें सही आंसर हो जाएगा कि एक धार्मिक समुदाय दूसरे पर हावी नहीं होता है, क्योंकि राज्य द्वारा सभी धर्मों को समान रूप से संरक्षण दिया जाता है और कोई एक दूसरे पर हावी नहीं हो सकता, नहीं तो पता चले कि संघर्ष जारी रहेगा। 17वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता शामिल नहीं है। तो धर्मनिरपेक्षता में क्या शामिल नहीं है? राज्य का कोई आधिकारिक धर्म नहीं, ये तो सही है। परोपकारी तटस्थता का सिद्धांत, राज्य और धर्म का पृथक्करण, ये भी सही है। सैद्धांतिक दूरी का सिद्धांत, ये भी सही है। कह रहे क्या शामिल नहीं है? तो परोपकारी तटस्थता का सिद्धांत, ये शामिल नहीं है। सरकार परोपकार की दृष्टि से तटस्थ नहीं है। सरकार जो है अनेक योजनाएं चलाती है और कई तीर्थ यात्राओं में आप देखते हैं कि उसमें टिकट में जो है आपको वो रहता है, जो किराया होता है, फेयर होता है, वो कम होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें आपकी सुविधा के लिए की जाती हैं। तो परोपकारी रूप से देखा जाए तो तटस्थ नहीं होता है राज्य, ठीक है, वो आपकी सुविधाओं का ध्यान रखता है। 18वां क्वेश्चन है, धर्मनिरपेक्ष शब्द को 42वें संविधान संशोधन द्वारा कब जोड़ा गया? तो देखिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2023 में जो 22-23 में एग्जाम हुआ था उसमें भी पूछा गया था। तो ये 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद और अखंडता शब्द को, ये 3 शब्द जोड़े गए और इतनी ज़्यादा इस समय संशोधन किए गए कि इस संशोधन को लघु संविधान, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। 19वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं लिखा है? तो राष्ट्रनिरपेक्ष शब्द जो है प्रस्तावना में नहीं लिखा है। और प्रस्तावना जो है लगभग सबको याद रहना चाहिए, रिवीजन भी करते रहिएगा, नहीं तो कई बार होता है कि नहीं याद आ पाता है, कोशिश करनी पड़ती है। 20वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो भारतीय संविधान के लागू होने की तिथि 26 नवंबर 1949 है, ये कथन सत्य नहीं है। लागू, देखिए यहाँ शब्दों पे ध्यान दीजिए, इस दिन संविधान स्वीकृत हुआ था, न कि लागू हुआ था। लागू हुआ था जो है 26 जनवरी 1950 को। बाकी सारे स्टेटमेंट सही हैं कि धर्मनिरपेक्ष शब्द को 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ। भारतीय संविधान में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय सभी के लिए प्रदान किया गया है। ये क्रांति नहीं है, वहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक होगा। 21वां क्वेश्चन कह रहा है कि संप्रभु भारत के मामले में कौन सा कथन सही नहीं है? संप्रभु, ठीक है, आई होप कि क्लास में आपने संप्रभु शब्द का मीनिंग समझ लिया होगा। भारत किसी देश पर निर्भर नहीं है, यहाँ पूछा है कौन सा सही नहीं है, आपको गलत ढूंढना है, और ये क्या है? सही है। भारत किसी देश पर निर्भर नहीं है। भारत किसी अन्य देश का उपनिवेश नहीं है, ये भी सही है। भारत अपने देश का कोई हिस्सा किसी अन्य देश को दे सकता है, ये भी सही है, भारत को ऐसा अधिकार है। भारत अपने आंतरिक मामलों में संयुक्त राष्ट्र की बात मानने को बाध्य है, ये नहीं सही है, ठीक है। यह यूएनओ की बात को मानने के लिए अपने आंतरिक मामलों में, कि उसे अपने आंतरिक मामलों का संचालन कैसे करना है, भारत बाध्य नहीं है। हाँ, अंतर्राष्ट्रीय मामलों में जो अंतर्राष्ट्रीय कानून सबके लिए होंगे वो भारत के लिए भी होंगे, लेकिन आंतरिक मामलों में कि लॉ एंड ऑर्डर कैसे मेंटेन करना है, क्या करना है, या जैसे मान लीजिए कि कई जगह समलैंगिक जो विवाह है उसको कई देशों में मान्यता प्रदान कर दी गई है, लेकिन भारत ने उसको मान्यता नहीं दी है, तो इसके लिए यूएनओ भारत को बाध्य नहीं कर सकता। यहाँ पे आंतरिक मामले की बात हो रही है, तो ध्यान में रखेंगे। 22वां क्वेश्चन है, के एम मुंशी किससे संबंधित है? तो ये संविधान की प्रारूप समिति से संबंधित है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। बेरूबारी मामला जो है किस वर्ष से संबंधित है? तो ये 1960 में आया था। बेरूबारी मामला काफ़ी चर्चित रहा था, क्योंकि इसमें कहा गया था कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग नहीं है, ठीक है। इसके बाद एक अन्य वाद आया कि ईश्वरानंद भारती, उसमें कहा गया कि नहीं, प्रस्तावना संविधान का भाग है, ठीक है। तो बेरूबारी वाद में क्या कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, संविधान का अंग नहीं है, और ये जो केस है, ये जो मामला है 1960 में आया था। और 24वां क्वेश्चन है, निम्न में से धर्मनिरपेक्ष
का सही अर्थ क्या है? तो सभी धर्म समान हैं और उन्हें सरकार का समर्थन प्राप्त है, ये धर्मनिरपेक्षता का सही अर्थ है। देखिए धर्मनिरपेक्षता से कितनी बार क्वेश्चन आए, 7-8 बार तो आएंगे ही इस पूरे चैप्टर में अभी, तो इसीलिए धर्मनिरपेक्षता के कॉन्सेप्ट को अत्यंत क्लियर रखें अपने दिमाग में। 25 नंबर क्वेश्चन है, देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, किंतु ये एक बार यूपीएससी में पूछा हुआ था, है ना। भारतीय संविधान में सामाजिक समता का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ होता है समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति या विशेषाधिकारों का अभाव। ठीक है, तो आप जिसे छोटा समझते हैं वो इतना छोटा नहीं है, इसलिए अपने बेसिक को बहुत ही स्ट्रॉन्ग रखें, पढ़ने समझने पे ध्यान दें। 26वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान का कुंजी नोट कहा? तो अर्नेस्ट बार्कर ने प्रस्तावना को संविधान का कुंजी नोट कहा है। 27वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा को किस देश से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, इंपॉर्टेंट है। 28 नंबर क्वेश्चन है, देखिए ये यूपी पीसीएस में पूछा है और कई बार पूछा है पीसीएस में। संविधान की प्रस्तावना में भारत को कहा गया है, क्या कहा गया है? तो आपको प्रस्तावना याद होना चाहिए, सब में लगभग सेम बातें हैं, ये है कि उनका क्रम आपको देखना है। तो यहाँ सर्वसत्ताधारी से मतलब है संप्रभु, तो प्रस्तावना में भारत को संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य कहा गया है। ये इतना कहा गया है और खास तौर पे आपको इन शब्दों का क्रम भी याद रखना है, क्योंकि वो ये भी पूछता है कि क्रम में शब्दों को कौन सा व्यवस्थित है। ठीक है, और कहीं भी उसमें संघीय शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है, राष्ट्रीय जो है इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं है, तो आप उसको थोड़ा ध्यान में रखेंगे। राष्ट्रीय का हो सकता है, इवन संघीय शब्द का उसमें प्रयोग नहीं है, तो थोड़ा सा आप ध्यान में रखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य, यानी भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब क्या है कि भारतीय राज्य कैसा है, यानी तो इसका मतलब ये है कि भारत किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता। ये आंसर सही है। पहला है अल्पसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है, क्यों करेगा? अल्पसंख्यक का करेगा, बहुसंख्यक का नहीं करेगा, सबका करेगा। धर्म विरोधी नागरिकों का समर्थन करेगा, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं करेगा। बहुसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करेगा, ऐसा कुछ नहीं करेगा। ये किसी भी धर्म का समर्थन नहीं करता है, सबको समान रूप से देखता है और संरक्षण करता है। 30 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ, धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया 1976 में। यहाँ देखिए 2 विकल्प एक ही दे दिया है ना, ये भी। तो आप लोग बी को लगाएंगे, जो सबसे पहले सही आंसर दिया होता है ना उसी को लगाना चाहिए, नहीं कि दोनों में सेम है बी और डी में, तो बी को ही लगाएंगे। गणतंत्र क्या होता है? देखिए गणतंत्र का एक सिंपल सा मीनिंग होता है, वाइवा में भी क्वेश्चन ये पूछा जाता है। गणतंत्र का सिंपल सा मतलब होता है कि जहाँ का राष्ट्राध्यक्ष जो है वो वंशानुगत रूप से न चुना जाकर जनता द्वारा चुना जाता हो, चाहे वो प्रत्यक्ष हो या वो अप्रत्यक्ष हो। तो इसमें आंसर है गणतंत्र होता है राज्य जहाँ पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो। ठीक है, जैसे ब्रिटेन का जो राष्ट्राध्यक्ष होता है सम्राट, वो वंशानुगत रूप से चुना जाता है, जबकि जो भारत का राष्ट्राध्यक्ष है राष्ट्रपति, वो अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, न कि वंश के आधार पे। ब्रिटेन में राजा का बेटा ही राजा होगा, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति का बेटा राष्ट्रपति हो। 32 नंबर क्वेश्चन है, प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है क्या कहलाता है? तो ये प्रजातंत्र कहलाता है। 33 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे? उद्देशिका का मतलब है प्रस्तावना, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना या उद्देशिका में परिवर्तन या संशोधन किए गए थे। एक बात ध्यान रखेंगे कि अब तक भारतीय संविधान की प्रस्तावना में केवल एक ही बार संशोधन हुआ है, और वो संशोधन है 42nd अमेंडमेंट 1976। 34 नंबर क्वेश्चन है, किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? तो देखिए संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना 1950 में, क्योंकि गणराज्य है, गणराज्य यानी कि हमारा संविधान लागू हुआ था 50 में। आप इसमें 47 नहीं लगा देंगे, क्योंकि इस दिन हम आज़ाद हुए थे और जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ उस दिन हम गणराज्य कहलाए, तो 1950 सही है। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस तिथि को संविधान लागू किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। इस दिन ये स्वीकृत हुआ था। इसका ध्यान रखेंगे, लागू और स्वीकृत का ध्यान रखेंगे आप लोग। भारत की संप्रभुता, एकता तथा अखंडता के अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किसमें है? तो ये सारी बातें जो है प्रस्तावना में कही गई हैं, और इसीलिए प्रस्तावना को आप लोग याद कर लीजिए।
37 नंबर क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक जो है गौतम बुद्ध जी थे। किसे लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है? तो महात्मा बुद्ध को ही लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ को क्या कहा गया? सिद्धांत लिख दिया है, यहाँ पे होगा सिद्धार्थ। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ को क्या कहा गया? तो ज्ञान प्राप्ति के बाद जो है सिद्धार्थ को कहा गया गौतम बुद्ध और तथागत, ये दोनों ही कहा गया। तो सही आंसर हो जाएगा डी। 40 नंबर क्वेश्चन है, हिंदू मस्तिष्क ने केवल दर्शन एवं धर्म के क्षेत्र में काम किया, सृजन किया और उपासना की, यह कथन किसका है? तो ये मैक्स मूलर का कथन है। इन्होंने क्या कहा कि हिंदू मस्तिष्क ने केवल दर्शन और धर्म के क्षेत्र में काम किया, सृजन किया और उपासना की। 41 नंबर क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय राजनीति चिंतन में राजनीति के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग नहीं किया गया? तो देखिए, राजनीति शास्त्र शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, नीति शास्त्र का किया गया, अर्थशास्त्र का किया गया, शास्त्र का किया गया, राजनीति शास्त्र का जो है प्रयोग नहीं किया गया। 42 नंबर क्वेश्चन है, राज्य का सप्तांग सिद्धांत किससे संबंधित है? तो ये जो है कौटिल्य से संबंधित है। सही आंसर हो जाएगा बी। डी नहीं सही है, भले उसमें बाय मिस्टेक टिक लग गया है, सही है बी कौटिल्य। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन हैं? तो दयानंद सरस्वती जी जो है ये सत्यार्थ प्रकाश के लेखक हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया वेरी इंपॉर्टेंट है, ये समाजवादी चिंतक हैं, चिंतक मतलब रहे हैं। 45 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक राजनीतिक चिंतन की शुरुआत होती है? तो देखिए, आधुनिक राजनीतिक चिंतन की शुरुआत जो है मैकियावेली से मानी जाती है, और ये तो अरस्तु तो है नहीं, आधुनिक में नहीं आते हैं, प्राचीन में आते हैं। और इन तीनों में देखा जाए तो आपको ये सही लगेंगे, हालांकि ये विकल्प सही नहीं है, इस क्वेश्चन को हम स्किप करते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन का मुख्य स्रोत क्या था? तो अर्थशास्त्र जो है भारतीय राजनीतिक चिंतन का मुख्य स्रोत था, क्योंकि ये राजनीति शास्त्र की कौटिल्य की सबसे महान ग्रंथ माना जाता है। और ये देखिए वेरी इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो है वो राजनीति शास्त्र की प्राचीनतम महान ग्रंथ माना जाता है भारतीय राजनीतिक चिंतन में। ये भी ध्यान रखिए कि भारतीय राजनीतिक चिंतन में पूछा है। 47 नंबर क्वेश्चन है, सामाजिक न्याय की अवधारणा निम्नलिखित में से किस प्रकार के राज्य के अनुकूल है? तो लोक कल्याणकारी राज्य के अनुकूल है सामाजिक न्याय की अवधारणा। 48 नंबर क्वेश्चन है, द एलिमेंट्स ऑफ सोशल जस्टिस पुस्तक के लेखक कौन है? तो एल.टी. हाउस हैं इस पुस्तक के लेखक। और 49 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शोषण के विरुद्ध अधिकार का प्रावधान है? तो जो अनुच्छेद 23 है ये शोषण के विरुद्ध, 23 और 24 दोनों क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार हैं। ठीक है, ये आप जानते हैं जीवन से संबंधित है, और 25 से 28 तक आप जानते हैं धार्मिक स्वतंत्रता है। 50 नंबर क्वेश्चन है कि राजनीति विज्ञान का आरंभ और अंत राज्य है, ये किसका स्टेटमेंट है? गार्नर का है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप BA फर्स्ट ईयर से ही इसको पढ़ रहे हैं। 51 नंबर क्वेश्चन है, राज्य शब्द का प्रयोग पहले किस विचारक ने किया? तो राज्य शब्द का जो प्रयोग है ना वो सबसे पहले मैकियावेली ने किया। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा सी। 52 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विचारधारा ने राज्य को शोषण का एक यंत्र माना? तो जो मार्क्सवादी हैं वो राज्य को एक शोषण का यंत्र मानते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राज्य को क्या मानते हैं? शोषण का यंत्र मानते हैं, और ये ऐसा मानते हैं कि समाज में हमेशा दो वर्ग होता है, दोनों वर्गों में संघर्ष होता है। पूंजीपति वर्ग के हाथ में शक्ति होती है, वो श्रमिकों का शोषण करते हैं। किसके माध्यम से? राज्य के माध्यम से। यानी अमीर लोग, शक्तिशाली लोग राज्य के माध्यम से गरीब लोगों का शोषण करते हैं। यानी राज्य क्या है? शोषण का एक यंत्र है, शोषण का एक साधन है। 53 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या राज्य का ऐच्छिक कार्य नहीं है? देखिए, राज्य के दो तरह के कार्य होते हैं। एक तो ऐच्छिक कार्य, यानी उसकी इच्छा होगी तो करेगा। इच्छा मतलब ये नहीं कि उसका मन करेगा तो करेगा, इसका मतलब यह है कि उसके पास संसाधन होंगे तो करेगा। ठीक है, और अनिवार्य कार्य एक होता है अनिवार्य कार्य, यानी उसको हर हाल में करना है, वो कार्य उसकी प्राथमिकता में होता है। ठीक है, जैसे आपके बुक्स और कॉपी, ये क्या है? आपके अनिवार्य चीज़ें हैं। और जैसे मान लीजिए कि आपको कोई जो है, आपने कोई स्टाइलिश ड्रेस देख ली तो ऐच्छिक है, पैसे होंगे तो लिए जाएंगे। तो इसमें कह रहा है क्या राज्य का ऐच्छिक कार्य नहीं है? तो विधि और व्यवस्था की स्थापना, यानी लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना, ये ऐच्छिक कार्य नहीं है, बल्कि ये एक अनिवार्य कार्य है। ये सारे ऐच्छिक है, यानी उस राज्य के पास पैसा होगा तो आपको स्वास्थ्य बीमा देगा, शिक्षा फ्री में एजुकेशन देगा, सोशल वेलफेयर सामाजिक कल्याण के कार्य करेगा। तो इसमें सही आंसर था ये। 54 नंबर क्वेश्चन है, राज्य का अनिवार्य कार्य क्या है? तो बाह्य आक्रमण से रक्षा करना क्या है? राज्य का अनिवार्य कार्य है ना। सुरक्षित रहेंगे तभी तो अन्य कार्य करेंगे, कृषि करेंगे, चाहे व्यवसाय करेंगे, सामाजिक सुधार करेंगे।
55 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? या राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? तो संप्रभुता। संप्रभुता के बिना राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? जिसे राज्य का प्राण कहा जाता है। जैसे व्यक्ति में प्राण का महत्व है, वैसे ही राज्य में संप्रभुता का महत्व है। 56 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से कर्तव्य राज्य के लिए बाध्यकारी होते हैं? तो जो वैधानिक कर्तव्य हैं, जो संविधान में जो बताया गया है, वो राज्य के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है और बाध्यकारी है। निम्न में से राज्य है क्या है? देखिए, यहाँ पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट है तो राज्य मतलब स्टेट मत समझ लीजिएगा। आपने पढ़ा था कि राज्य का मतलब होता है नेशनल स्टेट। नेशनल स्टेट यानी राष्ट्रीय राज्य। राष्ट्रीय राज्य मतलब देश। तो यहाँ देश कौन सा है? क्या मध्य प्रदेश एक देश है? नहीं, ये राज्य है यानी प्रदेश है। मिजोरम ये भी देश नहीं है, प्रदेश है। म्यांमार एक देश है। यूएनओ ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, ये देश नहीं है, इसको राज्य नहीं कह सकते, है ना। ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, तो सही आंसर हो जाएगा डी। इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा ध्यान से समझ लेंगे, एक क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। पोलिस शब्द का क्या अर्थ होता है? तो नगर राज्य, सिटी स्टेट, है ना। इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया था क्लास में। पोलिस यानी नगर राज्य, इसको कहते हैं सिटी स्टेट, क्योंकि जो राज्य होते थे छोटे छोटे होते थे, एक शहर की तरह, एक नगर की तरह। अब जो राज्य हैं बहुत बड़े बड़े हैं, इसलिए इन्हें नेशनल स्टेट कहा जाता है या राष्ट्रीय राज्य कहा जाता है। 59 नंबर क्वेश्चन है, किस विचारक के अनुसार नागरिक वह है जो राज्यों के कार्यों में भाग लेता है? तो अरस्तु के अनुसार नागरिक वह है जो राज्य के कार्यों में भाग लेता है। 60 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आधार पर नागरिकता प्राप्त नहीं होगी? तो व्यवसाय द्वारा नागरिकता प्राप्त नहीं होती है। जन्म द्वारा होती है, वंश के द्वारा मिलती है, विवाह के द्वारा नागरिकता मिलती है, लेकिन व्यवसाय के द्वारा नागरिकता नहीं मिलती है। 61 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से कर्तव्य राज्य के लिए बाध्यकारी होते हैं? तो वैधानिक कर्तव्य राज्य के लिए क्या है? जो है बाध्यकारी है। अभी आप ये 8 यूनिट कंप्लीट कर लीजिए, तो कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक वाइज क्वेश्चन जो कि आप लोग कहते रहते हैं बीच बीच में कि बुक से कुछ और भी क्वेश्चन आपको देखना है, तो वो भी मैं ले आऊँगी, ठीक है। अगर आप इसको पढ़ने के बाद आपके पास समय है तो उसको देख सकते हैं, रिविजन कर सकते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन है, नागरिकता राजनीतिक बंधन का सूत्र है, इसकी प्रकृति पर निर्भर करता है कि वह कितना मजबूत है। तो ये जेस बारबेलर का कथन है। इकहरी नागरिकता है, कहाँ पे है? देखिए, भारत में इकहरी नागरिकता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद भी रखिएगा। ये नहीं भारत में रहते हैं और पता नहीं इकहरी नागरिकता है कि दोहरी नागरिकता है। 64 नंबर क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है? 65 नंबर क्वेश्चन है, संविधान उस पद्धति का प्रतीक होता है जो किसी राज्य द्वारा अपने लिए अपनाया जाता है। जैलिनेक का ये कथन है और ये कथन इंपॉर्टेंट है। संविधान उस पद्धति का प्रतीक है जो किसी राज्य द्वारा अपने लिए अपनाया जाता है। विकसित संविधान में निम्नलिखित में से किसका मुख्य योगदान है? विकसित संविधान में तो प्रथाओं का विशेष रूप से योगदान होता है। इंग्लैंड में कोई संविधान नहीं है, ऐसा किसने कहा है? तो ये टॉमस पेन ने जो है ऐसा कहा है कि इंग्लैंड में कोई संविधान नहीं है। और आप जानते हैं कि इंग्लैंड का संविधान लिखित नहीं है, बल्कि प्रथाओं, परंपराओं और अभिसमयों पर आधारित है। 68 नंबर क्वेश्चन है, लिखित संविधान का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कौन सा है? तो अमेरिका का संविधान लिखित संविधान का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। वेरी इंपॉर्टेंट है ये। लचीले संविधान का दोष क्या है? तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ए, परिवर्तनशीलता। यदि ज़्यादा लचीला संविधान होगा तो उसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन किया जा सकता है। 70 नंबर क्वेश्चन है, किस प्रकार के संविधान में क्रांति की संभावना अधिक होती है? तो देखिए, कठोर संविधान होगा तो उसमें क्रांति की संभावना अधिक होती है, क्योंकि संविधान बहुत कठोर है। आप उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, समय के साथ उसमें तालमेल जो है नहीं आप व्यवस्थित कर रहे हैं, नागरिकों की मांग के अनुरूप आप कानून नहीं बना रहे हैं। ऐसे में क्या होता है कि नागरिक जो है क्रांति कर देते हैं सरकार के विरुद्ध। 71 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कैसा है? तो भारतीय संविधान लिखित है ना, बहुत आसान है, मौखिक तो है नहीं, ना ही अस्पष्ट है, ना ही परंपरावादी है, लिखित संविधान है भारत का। भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था है? तो भारत में बहुदलीय व्यवस्था है। आप जानते हैं कि इस समय भारत में जो है 6 नेशनल पार्टियां हैं और अराउंड 50 जो है राज्य स्तरीय पार्टियां हैं, और जो है हजारों पार्टियां ऐसी हैं जो पंजीकृत ही नहीं हैं। तो इस प्रकार बहुत सारे दल पाए जाते हैं ना भारत में। ऐसा तो नहीं है केवल एक दल पाया जाता है, ऐसा भी नहीं है केवल 2 दल पाया जाता है ना, बहुत सारे दल हैं, इसलिए भारत में बहुदलीय व्यवस्था है। 73 नंबर क्वेश्चन है, किस देश में महिलाओं की भागीदारी बहुत ज़्यादा नहीं है? तो भारत में महिलाओं की भागीदारी बहुत ज़्यादा नहीं है, अराउंड 50% भी नहीं है, उससे भी कम है। और ये मैं केंद्र की बात कर रही हूँ, राज्य में तो उससे भी ज़्यादा कम है। 74 नंबर क्वेश्चन है, राज्य विधानसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व क्या है? तो ये
पॉइंट बहुत ही कम है, 5 से 10% है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग है। इस क्वेश्चन को मैं स्किप करती हूँ, है ना। भारतीय समाज माना जाता है, कैसा माना जाता है? तो भारतीय समाज एक पितृ प्रधान समाज माना जाता है। सही आंसर बी हो जाएगा। 76 नंबर क्वेश्चन है, लैंगिक विभाजन से क्या समझते हैं? तो आंसर हो जाएगा पुरुषों और महिलाओं के बीच विभाजन, यानी जो भेदभाव किया जाता है पुरुष और महिला के बीच, उसी को हम लैंगिक विभाजन कहते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन है, भारत के किस प्रांत में सर्वप्रथम साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई थी? तो केरल में जो है सर्वप्रथम साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई थी। इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा है कि साम्यवादी सरकार की सर्वप्रथम स्थापना किस राज्य में हुई? तो केरल में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया। 79 नंबर क्वेश्चन है, किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है? तो आकलन समिति, इसे प्राकलन समिति भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, इसमें 30 मेंबर होते हैं और पूरे 30 के 30 लोकसभा से होते हैं, राज्यसभा का इसमें कोई मेंबर नहीं होता है। 80 नंबर क्वेश्चन है, पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के स्थानीय प्रशासन को संवैधानिक दर्जा कब दिया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 1993 में 24 अप्रैल 1993 को। इसीलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस भी मनाया जाता है। 81 नंबर क्वेश्चन है, वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 280 में है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। 82 नंबर क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है, इंपॉर्टेंट है। 83 नंबर क्वेश्चन है कि अमंड एवं पावेल के अनुसार तुलनात्मक राजनीति के कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तुलनात्मक राजनीति के कितने मौलिक कर्तव्य हैं? अभी इसको मैं स्किप करती हूँ, कितने मौलिक कर्तव्य हैं, ठीक है। और ये प्रबंधकीय ग्रिड की अवधारणा जो है किसने दी? तो ब्लैक एंड मोटन ने दी ये अवधारणा, 20 में सही है। 85 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का संविधान किस निकाय ने बनाया था? तो ये मसौदा समिति जो है, इसने स्वतंत्र भारत का संविधान बनाया था। और स्वतंत्र भारत का संविधान किस निकाय ने बनाया था? संविधान से ये मुझे लगा प्रारूप समिति को मसौदा समिति लिखा हुआ है, प्रारूप समिति ने जो है उसका पूरा स्ट्रक्चर बनाया था। और संविधान तो संविधान सभा ने मिलकर के ही बनाया था, है ना। तो इसमें जो है आपका सही आंसर होगा संविधान सभा ने बनाया था। तो यहाँ पे ये यूनिट कंप्लीट हुआ, जल्दी अगला यूनिट लेकर के आएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर जो है अवश्य करें, ज़रूर करें। धन्यवाद।